वेलकम टू द ई क्लासेस गाइस। ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट 2013 के पेपर का सॉल्यूशन। ये पार्ट 3 है। इसके अंदर अपन 101 से लेकर 150 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है द ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आती हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं द ई क्लासेस नाम से। वहाँ पर आपको जैसे अभी हाल ही में चल रही सूचना सहायक की जो विद्युत विभाग में वैकेंसी निकली थी उसके कोर्सेज आपको डेडिकेटेड स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। साथ में आपको पीडीएफ नोट्स के रूप में भी एक कोर्स मिलेगा। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो भी आप इनरोल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 से अपन शुरुआत करते हैं। ए फाइल विच कंटेन रेडीमेड स्टाइल दैट कैन बी यूज फॉर ए प्रेजेंटेशन। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रिलेटेड। इसमें आपसे पूछा है जिसके अंदर रेडीमेड स्टाइल रहती है उस फाइल को क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। तो उसको क्या ऑटो स्टाइल कहते हैं, प्री फॉर्मेटिंग कहते हैं, विजार्ड कहते हैं या टेम्पलेट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा टेम्पलेट, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं यहाँ पर विजार्ड जो होता है, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होता है तो उसमें विजार्ड एक प्रोसेस कहा जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें अप्रोप्रिएट नहीं होगी, ऑप्शन सी इस वजह से रॉन्ग होगा। ऑटो स्टाइल बात करें, इसमें और टेम्पलेट इनमें कन्फ्यूजन हो सकता था, बट सबको पता है। अगर मान लीजिए ये तो रही प्रेजेंटेशन वाली बात कि प्रेजेंटेशन में जो स्टाइल रेडीमेड रहती है उसको टेम्पलेट कहते हैं। टेम्पलेट ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर भी जो अगर मान लीजिए किसी डिज़ाइनर ने पहले कोई चीज़ स्टाइल्स बनाई हुई है और उसको मॉडिफाई करना है तो उसके अंदर जो रॉ डेटा रहता है जिसके अंदर स्ट्रक्चर तो पहले से फिक्स रहता है उसको भी अपन टेम्पलेट कहते हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन जो है प्रेजेंटेशन जो पीपीटी होती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उसके रेफरेंस में पूछा गया था, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है इन एमएस पावर पॉइंट टू। अब यहाँ पर न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए करंट प्रेजेंटेशन में आपसे शॉर्टकट पूछा है, तो इसका होता है कंट्रोल+M। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। कन्फ्यूज़न हो सकती थी यहाँ पर, देखिए कंट्रोल+N, क्योंकि नॉर्मल जो अगर बात करें यहाँ पर अदर सॉफ्टवेयर्स में कंट्रोल+N से न्यू फाइल खुलती है। जैसे कि अगर बात करें एडोब इलस्ट्रेटर हो गया, ग्राफिक डिज़ाइन के लिए फ़ोटोशॉप वगैरह होती है तो कंट्रोल+N से न्यू फाइल खुलती है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता था। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर कंट्रोल+M होगा। पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड ओपन करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल+M दबाया जाता है। अब ये क्वेश्चन जो है आपको रीजनिंग का इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 3 + 5 = 16। तो इसको ये जो है रीजनिंग में अगर बात करें तो कोडेड फॉर्म में ये डेटा यहाँ पर दिया गया है। जैसे यहाँ पर प्लस का जो मतलब होता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पर जिस तरीके से देखिए इसकी कोडिंग किस तरीके से हुई है, 3 × 5 किया तो कितना आया 15, +1 किया दैट इज़ 16। तो ये आंसर होगा यहाँ पर। अगर बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए 7 + 9 = 64 किस तरीके से है। 7 × 9 किया कितना आया 63 + 1 दैट इज़ 64। अब इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पर 11 + 4 करेंगे तो यहाँ पर 45 आंसर होगा। किस तरीके से 11 × 4 किया तो 44 + 1 दैट इज़ 45। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका होगा। अब इसमें क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन था, इसमें फिगर्स चेंज किए गए हैं बट लॉजिक तो इसका यही होता है। तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 104 है इन एमएस पावर पॉइंट एलिप्स मोशन इज़ प्री डिफाइंड। तो एलिप्स मोशन जो है कहाँ पर डिफाइन रहता है, तो देखिए मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। जब मूवमेंट की बात करें पावर पॉइंट के अंदर तो इलिप्स मोशन एक तरीके का मूवमेंट होता है और ये एनिमेशन का पार्ट होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। डिज़ाइन टेम्पलेट, अपन टेम्पलेट के बारे में पढ़ चुके हैं। कलर स्कीम का मतलब होता है कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना, तो इसमें नहीं होगा। और मोशन मैंने आपको बता ही दिया, इलिप्स मोशन पावर पॉइंट के अंदर एनिमेशन स्कीम का पार्ट यहाँ पर प्री डिफाइन रहता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है इन एमएस पावर पॉइंट 2007, ये 2007 के वर्जन के बाद पूछ रहा है,
टू ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, अपन को क्या शॉर्टकट प्रेस करना होता है, तो कंट्रोल ओ यहाँ पर होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ रोज ऑफ ए रो एंड ए कॉलम। इंटरसेक्शन की बात करें तो मतलब जहाँ पे रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एक्सेल से रिलेटेड, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल होता है, ठीक है, उससे क्वेश्चन ये पूछा गया था। जहाँ पे रो एंड कॉलम काटती है एक दूसरे को, उसको क्या कहते हैं, तो उसको फॉर्म कहते हैं, कर्सर कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सेल। सेल जो होती है जहाँ पे रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं अपन यहाँ पर सेल, ठीक है। और देखिए कर्सर की बात करें तो मान लीजिए जो एक्टिव सेल रहती है उसके ऊपर जो एक कर्सर जहाँ पे अपन कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, तो एक लाइन आती है इस तरीके से। जब आप मान लीजिए किसी सेल पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक लाइन आएगी, मतलब उससे ये होता है कि वो सेल एक्टिव है। तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पर सेल एक्टिव है तो उसको कर्सर बोलते हैं। माउस का पॉइंटर जहाँ पर होता है उसको कर्सर बोलते हैं। अगर मान लीजिए टैब अपन ने दबाया तो वो आगे चले जाएगा इस वाली सेल में, नेक्स्ट सेल में, तो यहाँ पर ये कर्सर आ जाता है। कर्सर का मतलब है आप किस पोजिशन पर वर्किंग या टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो कर्सर पर वो पॉइंटर वहाँ पर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 107 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ ए। अगर देखिए अगर बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यूज़ में आता है। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यूज़ में आता है और डेटाबेस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए उसके अंदर अगर रो एंड कॉलम की फॉर्मेट में डेटा है तो उसको अपन बोलते हैं टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर का मतलब होता है वो टेबल की फॉर्मेट में होगा। जिस टेबल को अपन कहें तो रो एंड कॉलम का कलेक्शन यहाँ पर कह सकते हैं। और इसी को एक बोला जाता है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर टेबुलर फॉर्मेट में डेटा रहता है जो कि रो एंड कॉलम की फॉर्मेट में रहेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो एक RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर बात करें नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में अपन डेटा बना देते हैं। और ऑब्जेक्ट देखिए आप सभी जानते हैं कि मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है या जिस चीज़ में अपन रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं डेटाबेस के अंदर, तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो वो जो है ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। अब ORDBMS क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट भी बने और रिलेशन मतलब टेबुलर फॉर्मेट में भी डेटा रहे, इस तरीके के सिस्टम को अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और नेक्स्ट आता है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मोड जो नेटवर्क के फॉर्मेट में अपना डेटा स्टोर रहे, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और यहाँ पर देखिए इसको टाइप भी अपन कह सकते हैं। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला रिलेशनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट रिलेशनल और नेटवर्क, ये 4 टाइप है। यहाँ पे पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा 107 का। विच ऑब्जेक्ट आर यूज टू क्रिएट ए फॉर्म इन MS एक्सेस। फॉर्म क्रिएट करने के लिए MS एक्सेस की बात की गई। देखिए एक्सेस जो है मतलब अपना डेटाबेस बनाने के लिए अगर मान लीजिए फॉर्म बना रहे हैं अपन कोई, तो अपन को सबसे पहले टेबल बनानी होगी और उसमें क्वेरीज अपन को डालनी होगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है यहाँ पर द डेटाबेस लैंग्वेज टू क्रिएट ए स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस। स्ट्रक्चर की बात करें मतलब किस तरीके से डेटाबेस में उस पर्टिकुलर डेटाबेस का जहाँ पे अपन बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, उसके लिए लैंग्वेज आती है, तो उसको अपन बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगर मान लीजिए डेटाबेस में कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो मैनिपुलेशंस करने हैं, मतलब कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ डेटा फैच करना है, रिट्रीव करना है या फिर उसमें कुछ अपडेट करना है, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज वहाँ पर वर्क करती है। तो DML की फुल फॉर्म ये होती है, ये इस तरीके से वर्क करती है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या होता है, स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है, मतलब स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे सबसे पहले किसी भी डेटाबेस का, तो DDL लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ में अपन लेते हैं। तो डेटाबेस लैंग्वेज टू क्रिएट एक स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस इज कॉल्ड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ऑप्शन सी इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 110 है इन MS एक्सेस, वापस डेटाबेस की बात पूछी है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट ए ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ टू चूज़ फॉर्म। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात करें तो ये होता है इसका लुकअप विजार्ड, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। हाइपरलिंक का मतलब होता है कोई लिंक क्रिएट करना, जैसे अगर बात करें उसको पर्टिकुलर क्लिक करने पर अपन को किसी लिंक पर रीडायरेक्ट कर दे तो वो वहाँ पर लिंक बना रहे हैं, उसको बोलते हैं हाइपर लिंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 है ए स्टूडेंट गॉट ट्वाइस। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। देखिए अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं दो मेथड बताता हूँ। रीजनिंग का अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए, ए स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एज मैनी सम्स रॉन्ग एज ही गॉट राइट, मतलब उसने एक्स मान लीजिए कि राइट करे हैं तो 2x यहाँ पर कितने करे हैं, रॉन्ग करे हैं। और यहाँ पर ही अटेम्प्टेड 48 सम्स इन ऑल, मतलब 48 क्वेश्चन टोटल उसने अटेम्प्ट करे थे, जिसके अंदर x तो राइट थे और 2x यहाँ पर रॉन्ग थे। तो यहाँ पर 3x की वैल्यू है कितनी, 48, तो 1x की वैल्यू है 16, तो यहाँ पर 16 क्वेश्चन उसने राइट करे होंगे। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता था। बट कभी कभी मान लीजिए इतना ईजी क्वेश्चन भी अगर नहीं होता है तो आप ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हैं। और ऑप्शन में देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर यहाँ पर देखिए एक होता है यूनिट डिजिट मेथड, यूनिट डिजिट से भी आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल सकता था। अगर अपन ऑप्शन लेते हैं यहाँ पर, अगर उसने 48 क्वेश्चन ये पूछ रहा है उसने कि भाई सॉल्व करेक्ट कितने करे, अगर यहाँ पर 24 लेते तो उसने 48 रॉन्ग करता वो, जबकि यहाँ पर टोटल अटैम्प्ट ही 48 करे हैं उसने, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर मान लीजिए 18 लेता तो 36 रॉन्ग करता, और 36 और 18 करके यहाँ पर 48 से ज़्यादा यहाँ पर नंबर हो रहे हैं, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर नहीं होता। अब बात आती है इन दोनों की। अब जब बात करते हैं यहाँ पर 12 उसने करेक्ट करे होते तो 24 यहाँ पर रॉन्ग करे होते, और इसके अंदर जो टोटल आ रहा है इसका, तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 4 और 2 6, तो लास्ट में यहाँ पर 8 आ रहा है। तो अब अपन देखें यहाँ पर इसको देखते हैं, 6 का कितना होता है 12, तो और 2 और 6 करके यूनिट डिजिट में 8 आ रहा है, तो वो केवल एक ऑप्शन बचता है अपना, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से यूनिट डिजिट से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। फंक्शनल ओवरलोडिंग जो होती है वो रन टाइम पर नहीं कंपाइल टाइम पर होती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका होगा। तो दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती थी, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसके बारे में डिटेल से जो है वो अगर बात करें तो प्रोग्रामिंग वाले कंसेप्ट में कोर्स में मैं आपको बता चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट। डेटाबेस में ऑब्जेक्ट की बात करें तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए टेबल्स को अपन ऑब्जेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं, रिपोर्ट्स अपन निकाल सकते हैं, बट कि रिलेशनशिप अपन इसमें ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में नहीं डिफाइन कर सकते। तो इसको अपन कहेंगे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। माउस माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। जहाँ पर देखिए माउस जो है इनपुट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ में आता है, इनपुट इंसर्ट करने के लिए, तो आउटपुट के क्वेश्चंस, आउटपुट के जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। यहाँ पर नन ऑफ दी नहीं आएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। किसी भी एग्ज़ाम में देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन ही ईजी रहें ऐसा पॉसिबल नहीं है, और सारे क्वेश्चन ही हार्ड रहें ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए क्या करता है, बैलेंस, आप पूरा पेपर जो है एक बार गो थ्रू कर लीजिए, मतलब आप देख लीजिए किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चंस जो है आपको इजी लगते हैं। सबसे पहले आप इजी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए, और सेकंड फेज़ में आप उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए कि जिनमें थोड़ा सा टाइम अपन लगाएं तो वो सब चीज़ें इजीली कैलकुलेट हो जाए। और थर्ड फेज़ में आप उन क्वेश्चंस को कीजिए कि भाई टाइम बच रहा है, अपन हार्ड क्वेश्चंस को भी मान लीजिए ट्राई करते हैं, नहीं तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से, इन सब चीज़ों से थर्ड फेज़ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो एज़ कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स आपका टाइम वहाँ पर बचेगा और ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्यूरेसी भी मैटर करती है और टाइम भी मैटर करता है, तो स्पीड एंड एक्यूरेसी पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, तीन फेज़ में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। पहला एक नज़र में ही जो इजी क्वेश्चन है वो कर लिए, फिर सेकंड फेज़ में आपने थोड़े ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर कैलकुलेशंस की जा सकती थी उनको किए, और फिर बाद में थर्ड फेज़ में ऑप्शन से करे और थोड़ा टाइम ले लिया, तो इस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पर ईजिली हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका रॉन्ग होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस आर डन बाय।
जब अपन बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो ALU होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए। रजिस्टर जो है वो मेमोरी अपन कह सकते हैं अपन, मेमोरी यूनिट ये भी मेमोरी का पार्ट होता है। कंट्रोल यूनिट सिग्नल्स को भेजने के लिए काम में आता है, और ALU जो है अर्थमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। रैम कैन स्टोर, रैम जो है क्या स्टोर कर सकती है? प्रोग्राम स्टोर कर सकती है, डेटा स्टोर कर सकती है, या फिर प्रोग्राम एंड डेटा दोनों स्टोर कर सकती है, ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम। रैम जो है देखिए यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी ये होती है, और दूसरा होता है रीड ओनली मेमोरी। मैंने आपको बताया था रोम जो है नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल, नॉन में ओ जो है और इसका रोम का ओ है, इनसे आप रिलेट करके ये कंसेप्ट याद कर सकते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो रोम का डेटा यहाँ पर नहीं उड़ेगा, रैम का यहाँ पर डेटा उड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये तो मैंने अलग बात बताई, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप प्रोग्राम्स को भी और डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कहने का मतलब क्या है, प्रोग्राम किस तरीके से स्टोर होगा? मान लीजिए प्रोसेसर के द्वारा, मान लीजिए कोई यहाँ पर टास्क एग्जीक्यूट की जा रही है या प्रोसेस एग्जीक्यूट की जा रही है, तो उससे रिलेटेड मान लीजिए टेम्परेरी डेटा उसको चाहिए, तो वो कुछ टाइम के लिए रैम के अंदर रख देगा और प्रोग्राम्स वहाँ पर एग्जीक्यूट होते ही हैं। तो इन दोनों को यहाँ पर रैम के अंदर स्टोर किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, ए डायग्राम ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड। अगर एल्गोरिदम के डायग्राम की बात करें तो उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, उनको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी एल्गोरिदम को उन सिंबल्स में, ठीक है। अब देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिदम हो गई, ठीक है, इन पर फोकस करती है। क्या एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को ये दोनों चीज़ें आती है या नहीं, और प्लस कोडिंग तो मस्ट है। बट मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको ये एल्गोरिदम होती क्या है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है जो आप रिटर्न फॉर्मेट में आप इस तरीके से बताएंगे कि भाई पर्टिकुलर टास्क या कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। तो उसका रिटर्न फॉर्मेट जिसके अंदर अपन सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि ये फाइनाइट होगी, एक रिज़ल्ट पर यहाँ पर एंड होती है, ठीक है, और जो है इसकी और प्रॉपर्टीज़ बहुत होती हैं। एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। तो अब अभी के लिए मैंने एल्गोरिथम यहाँ पर बताया। दूसरा डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो फ्लो चार्ट होता है, इसके अंदर अलग अलग सिंबल्स होते हैं। मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी एल्गोरिथम एंड डेटा, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के ऊपर, आप यूट्यूब पे उसको चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 117 नंबर के क्वेश्चन का। ट्रैक्स एंड सेक्टर्स आर रिलेटेड टू, ट्रैक्स एंड सेक्टर किसके ऊपर होते हैं, वो होते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर। ट्रैक और सेक्टर क्या होता है, देखिए ये हार्ड डिस्क है तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर क्या हो गए, ट्रैक्स हो गए, इनको अपन बोलेंगे ये ट्रैक्स हो गए, और इस ट्रैक के ऊपर पर्टिकुलर ये लोकेशन जो पार्ट में डिवाइड होती है इनको बोलते हैं सेक्टर्स। तो इस तरीके क्या ये जो स्ट्रक्चर होता है वो हार्ड डिस्क से रिलेटेड होता है। प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है, और ऑल ऑफ दी इसका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका होगा। 118 इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 119 है, ऑक्टल नंबर सिस्टम कंटेन। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 7 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 6, 0 to 6 की बात करें तो ये ऑक्टल का मतलब क्या होता है, देखिए ऑक्टल का मतलब होता है 8, और ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल यहाँ पर सिंबल्स जो होते हैं वो 8 होंगे, 8 जिनकी स्टार्टिंग होगी 0 से और 7 तक। तो 0 से 7 तक यहाँ पर चलेंगे, तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। 8 डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9, बिल्कुल 8 डिजिट कैसे हो गई, 1 से लेकर 9 तक तो 9 डिजिट हो गई। 9 डिजिट फ्रॉम 0 to 8, ठीक है, ये भी नहीं होगा, 9 डिजिट इसमें नहीं होगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन जो होता है 0 to 7 होता है। तो नन ऑफ दिस का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। विच कंप्यूटर वायरस रिकॉर्ड एवरी मूवमेंट यू मेक ऑन योर कंप्यूटर। अब मान लीजिए कंप्यूटर वायरस की बात करें तो मिलीशियस सॉफ्टवेयर यहाँ पर होते हैं, मतलब जो इस उद्देश्य से बनाए जाएं कि कंप्यूटर के अंदर पर्टिकुलर टास्क को वो परफॉर्म करें। तो यहाँ पर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर में मूवमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पर की लॉगर। की लॉगर यहाँ पर होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं या फिर सॉफ्टवेयर कंपनीज़ की बात करें
तो वहाँ पर वो एम्प्लॉय का जो मूवमेंट है उसको रिकॉर्ड करने के लिए भी सॉफ्टवेयर्स वहाँ पर बनाती है, बट उनको वायरस नहीं कहा जाता, उनको की लॉगर कहा जाता है। ठीक है, की लॉगर से वो अपने एम्प्लॉयज़ का बात करें तो वो ट्रैक कर सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा। मालवेयर, एंड्रॉयड, डॉक और ट्रैपर ये इसके करेक्ट आंसर नहीं होंगे। जो रिकॉर्ड करे उसको बोलते हैं की लॉगर। अपनी वहाँ पर जो भी अपन इंसर्ट करते हैं तो उसको वो रिकॉर्ड करके रखती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 121 वाला क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर कन्वर्ट ए प्रोग्राम इनटू असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम जो होता है वो होता है कंपाइलर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो यहाँ पर ओ का रेफरेंस निकालेंगे ऑप्टिकल, तो ऑप्शन बी और सी में है। मार्क रीडर, मैग्नेटिक रीडर यहाँ पर नहीं होगा, मार्क रीडर होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो OMR शीट होती है कम्पिटिटिव एग्जाम में, मान लीजिए अगर रिटन एग्जाम होती है तो OMR शीट भरनी होती है, तो उसको रीड किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी। देखिए दो तरीके की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस अपन इसको कह सकते हैं, जो कि अलग से लगाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो कीबोर्ड नहीं होगा, क्योंकि मेमोरी का पार्ट नहीं है, एक डिवाइस है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट की बात करें तो ये CPU के अंदर एक कंपोनेंट होता है, तो ये चीज़ें इसके लिए नहीं होगा। तो ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर दो ऑप्शन गलत हो गए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा कि एक डिस्क होती है। ASCII, देखिए यहाँ पर बात करें ASCII की फुल फॉर्म पूछी गई है, एक इजी क्वेश्चन था। ए का मतलब होता है अमेरिकन, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी और डी तो एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट बिल्कुल नहीं होगा। अमेरिकन की बात करें तो ये देखिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट्स, ये गलत होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा 124 का। 125 नंबर का क्वेश्चन है, द नेम ऑफ टेबल विच इंडिकेट लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। जब बुलियन की बात करें, देखिए बुलियन एक्सप्रेशन वो होते हैं जो अपनी वैल्यू, जो अपना रिजल्ट है वो ट्रू या फिर फॉल्स में दे। तो उन ऑपरेशंस को इंडिकेट करने के लिए जो टेबल बनाई जाती है उसको नाम क्या देते हैं? उसका नाम होता है ट्रुथ टेबल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि ये बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, जो और हो गया या एंड हो गया, इनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये ट्रुथ टेबल के हिसाब से इसको इंडिकेट करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 125 का। विच ऑफ द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट इज सिंथेटिकली करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए सी का स्टेटमेंट किस तरीके से करेक्ट हो गया, फॉर लूप के बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से स्ट्रक्चर होता है अपन सब पढ़ते हैं, i बराबर 0 मान लीजिए, फिर यहाँ पर ये हो गया सेमीकोलन लग गया, i लेस देन 10 हो गया और i प्लस प्लस। तो 3 स्ट्रक्चर होंगे यहाँ पर, तो 2 सेमीकोलन होते हैं। तो यहाँ पर इसमें नहीं है, दूसरे में नहीं है और तीसरे में यहाँ पर डॉट है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, द M इन HTML स्टैंड्स फॉर। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, तो मार्कअप M से रिलेटेड होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ये बेस्ड होती है किस पर? HTML पर। जो पहले क्वेश्चन पूछा गया था उसका भी अपन रिवीजन यहाँ पर कर लेते हैं। वर्जन्स के बारे में उस क्वेश्चन में था, तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है, द नेम बिफोर @ इन ईमेल एड्रेस इज कॉल्ड। अगर मान लीजिए ईमेल एड्रेस की बात करें तो जैसे द ई classes@gmail.com, ये एक ईमेल एड्रेस है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर @ से पहले ये जो चीज़ आती है इसको अपन क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। रेंज बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। ये होती है यूज़र आईडी। पर्टिकुलर जो जीमेल एड्रेस है या ईमेल एड्रेस है उसकी यूज़र आईडी, इसके आधार पर अपन यूज़र को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई और भी हो सकता है। ये उस कंपनी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर gmail.com पर बनी हुई इस यूज़र आईडी को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो @ से पहले होगी। तो यहाँ पर डोमेन का मतलब होता है, डोमेन जो URL होता है, जैसे www.xyz.com, तो ये एक डोमेन हो गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 129 है द इंटरनेट यूज़र विच प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है, ये सिंपली क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर TCP/IP प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका होगा। इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पर यूज़ आएगा। ठीक है, यूज़र नहीं आएगा, तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। 130 नंबर का क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 4 बाइट्स। 4 बिट्स की बात करें तो यहाँ पर 8 नंबर्स को 16 नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉरी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका होगा। 131 वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए सर्च इंजन। अब ये क्वेश्चन देखिए, सर्च इंजन जो होता है, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है। मतलब कोई आपको अपन क्वेरी डालें तो उसका रिजल्ट फाइंड करके दे, तो वो एक ऐसा, अगर बात करें वेब एप्लीकेशन, उसको बोलते हैं यहाँ पर सर्च इंजन। तो यहाँ पर याहू करेक्ट आंसर इसका होगा। MSN भी एक सर्च इंजन अपन कह सकते हैं। इन पर्टिकुलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑल ऑफ दीज जो है ये सर्च इंजन होंगे। अब देखिए याहू वैसे एक तो मेल अपन ने देखी है, बट ये सर्च इंजन भी था। ठीक है, और उस सेंस में देखें तो MSN जो है जनरली आपने देखा होगा मेल आती है माइक्रोसॉफ्ट की, रेडिफ मेल आप पहले देखते हैं। तो इन तीनों ही यहाँ पर ये आ रहे हैं, बट इसका रेफरेंस जो है आप सर्च इंजन से ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर होगा, क्योंकि MSN का भी ये सर्च होता है और रेडिफ मेल भी अपन रेडिफ जो है वो उस पर भी सर्च कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा 131 का। अब देखिए ये जो है ये जो है सीरीज वाला क्वेश्चन था, रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसका किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आप गैप को आइडेंटिफाई कीजिए कि गैप कितना है। सबसे पहले आपको गैप देखना है, तो यहाँ पर कितने का गैप है, 6 का गैप है, फिर 18 का गैप है, और फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर 6 तो 36 का गैप है, और अगर बात करें फिर 60 का गैप है, फिर ये कितना है 90 का गैप है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 12, फिर 18, फिर यहाँ पर 24, और फिर 12 के बाद में 6 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 24 और 30, तो ये हो गया। फिर यहाँ पर वापस अगर देखें तो 36। तो देखिए यूनिट डिजिट में लास्ट में 6 कौन सा है, तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर कर देंगे। अब अपन ने यहाँ पर ऑप्शन देखे तो और सीधा देखे यूनिट डिजिट में, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 6 का गैप है। जब यहाँ पे एडिशन अपन करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आएगी, तो इसको सॉल्व ही नहीं करना था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क। नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, एक्सएन, ये कोई नेटवर्क नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। मॉडम एक क्या है, मॉडम एक सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर बिल्कुल। और तो मॉडम क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता है। ऑल ऑफ दीज यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ए गलत है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मॉडम ऑफ कम्युनिकेशन आर, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो मोड्स की बात करें, कम्युनिकेशन अपन करते हैं तो 3 तरीके होते हैं इसके। पहला तो है सिंप्लेक्स, दूसरा आता है डुप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स, और चौथा अगर बात करें 4 होते हैं, सॉरी, फुल डुप्लेक्स। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इन तीनों को ये इनहेरिट कर रहा है। तो सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और ऑल हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सिंप्लेक्स में एक ही तरीके से एक ही सोर्स टू डेस्टिनेशन ही अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं। डुप्लेक्स के अंदर बात करें तो सोर्स टू डेस्टिनेशन भी कर सकते हैं, डेस्टिनेशन टू सोर्स भी कर सकते हैं, तो बट एक टाइम पर एक ही करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पर हाफ डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स के अंदर दोनों साइड से एक टाइम पे किया जा सकता है। तो ये चीज़ें होती है। तो ऑप्शन 135 में ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है शॉर्टकट की यूज टू रिपीट द लास्ट एक्शन इन MS ऑफिस 2007। तो यहाँ पर क्या होती है शॉर्टकट की, ऑप्शन बी F4 जो होती है उसके अंदर लास्ट जो एक्शन किया है उसको रिपीट कर देगा MS ऑफिस के अंदर 2007 के अंदर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 136वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी मैकेनिज्म इज़ यूज बाय नेटवर्क। सिक्योरिटी मैकेनिज्म की बात करें तो फायरवॉल यूज़ किया जाता है कि HTTP या फिर गोफर। यहाँ पर प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं।
अगर मान लीजिए फायरवॉल अपन करते हैं तो ये नेटवर्क के द्वारा नहीं किया जाता, ये सिस्टम के द्वारा किया जाता है। फायरवॉल जो होता है अपने सिस्टम में होता है, नेटवर्क के ऊपर नहीं होता। ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, जिसके टाइप अपन ने देखे कि प्रॉक्सी फायरवॉल होता है, ठीक है, एप्लीकेशन गेटवे वाला फायरवॉल होता है, जबकि यहाँ पर HTTP और HTTPS जो है ये करेक्ट आंसर इसका होगा। आपसे ये पूछा गया था कि कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है सिक्योरिटी मैकेनिज्म के रूप में, तो यहाँ पर HTTPS यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। और S का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, जो अपन सिक्योरिटी वाइज लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, ये सीरीज़ का क्वेश्चन रीजनिंग का, 840, 168, 42 और 7, ठीक है। इसके अंदर जो ये ऑप्शन है ये गलत है, ये 14 आएगा, ठीक है, और फिर इसके बाद में 7 आंसर होगा। ये किस तरीके से दे रखा है, इसका मल्टीप्लाई किया 2 से, और फिर ये 3 से मल्टीपल, फिर ये 4 से मल्टीपल, ये 5 से मल्टीपल, तो इस तरीके से ये जो है 7 की जगह 14, और इसका करेक्ट आंसर होगा कितना, ऑप्शन बी, दैट इज 7। क्वेश्चन नंबर 139 है, ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ये एक इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका होगा। सेकेंडरी नहीं होगा, सर्विस प्रोवाइडर में इंस्ट्रक्शंस गलत होगा, और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गलत होगा, इंटरनेट होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस वजह से ये करेक्ट आंसर होगा। स्टैंड्स फॉर यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स जो है और एब्रीवेशंस वो आप याद करके जाइएगा। इन विच मैनर वी कैन अरेंज आइकन इन MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर में अगर बात करें, आपने देखा है विंडोज़ अपन यूज़ करते हैं, तो एक्सप्लोरर अगर मान लीजिए कोई प्रोग्राम अपना जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो वो क्या बोलता है, एक्सप्लोरर नॉट रेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर एक्सप्लोरर में जो आइकन रहते हैं डेस्कटॉप पे, तो उनको किस तरीके से अपन अरेंज कर सकते हैं, तो वो नेम बाय भी कर सकते हैं, टाइप बाय भी कर सकते हैं, साइज बाय भी कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पर्टिकुलर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 141 है, इन्वेंटर ऑफ सी लैंग्वेज, सी जो लिखी गई थी वो डेनिस रिची के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, वी कैन टेक इंटरनेट सर्विस बाय, इंटरनेट सर्विस अपन किन किन चीज़ों से ले सकते हैं, ऑप्शन में देखते हैं, डायल अप सर्विस से ले सकते हैं, बिल्कुल, लीज लाइन दोनों भी अपन ले सकते हैं, तो दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, डायल अप एंड लीज लाइन, ऑप्शन सी। यहाँ पर इंटरनेट किस तरीके से अपने कंप्यूटर के अंदर अपन ले सकते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जब अपन देखते हैं कि आप डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शंस लेते हैं, तो यहाँ पर डायल अप सर्विस भी होती है, लीज लाइन भी होती है, दोनों से तरीके से अपन इंटरनेट की सर्विस को ले सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसके आंसर होता है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑप्शन बी में है। F1 जो होता है हेल्प के लिए यूज़ में आता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 का। ए बराबर 145 है, Z बराबर 52, ACT बराबर 48, BAT बराबर आपसे पूछा है। Z मतलब जो अल्फ़ाबेट का ये क्वेश्चन आ गया, तो ए से लेकर अगर Z की बात करें तो आपको नंबर सिस्टम पता होना चाहिए, इसका नंबर न्यूमेरिक वैल्यू, Z जो होता है वो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 26, तो यहाँ पर इसका डबल किया तो कितना आ गया 52। एक कितनी पोजीशन पे होता है, फर्स्ट पोजीशन पे। C कितनी पोजीशन पे होता है, 3 पोजीशन पे, और T होता है 20। जब अपन बात करें, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, AEJOTY, तो 0 वो फर्स्ट 5 10 15 20, तो T20 इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, 25, तो 20 + 3 23 और एक 24, और 24 × 2 किया तो कितना आया 48। तो इसी तरीके से एक जो आता है वो फर्स्ट पोजीशन, बी आता है सेकंड पोजीशन, तो इसका डबल हो जाएगा कितना 6, और 20 का डबल हो गया 40, तो 46 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप देखिएगा, कम से कम आपको ये जो 5 अगर बात करें, यहाँ पर 6 जो अल्फ़ाबेट है इनके नंबर तो आपको कंपलसरी है याद करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 146 है, विच मेनू कीप द गोल सीक कमांड इन MS एक्सेल, तो गोल सीक कमांड जो होती है वो डेटा के अंदर यहाँ पर आती है MS एक्सेल के अंदर, तो ऑप्शन नन ऑफ द होगा, क्योंकि इसके अंदर इंसर्ट के अंदर नहीं आती, होम के अंदर नहीं आती, फॉर्मूला के अंदर नहीं आती, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। हेडर एंड फुटर ऑप्शन इन MS
वर्ड 2007 प्रेजेंट इन विच मेन्यू। जब अपन हेडर एंड फुटर देते हैं तो वो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, किस ऑप्शन में रहता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इंसर्ट के अंदर वो होता है, इंसर्ट करके अपन हेडर को इंसर्ट कर सकते हैं, फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। 148 है द मिसिंग लेटर ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस इन द करेक्ट ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। तो ये आप क्वेश्चन है, मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूँ इसको, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। द मैक्सिमम रेंज ऑफ जूमिंग स्क्रीन इन वर्ड 2007। आप ये देखिएगा, इनमें ये भी आपको बताना है क्योंकि ये कितना रहता है जूमिंग का परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पर 100% दे रखा है, आपको ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है। वेब पेजेस आर स्टोर्ड इन, जो वेब पेजेस रहते हैं वो कहाँ पर स्टोर्ड रहते हैं। मॉडम, जैसे मैंने आपको बताया, ये ऑप्शन में दिया गया है क्योंकि पहले क्वेश्चन पूछा गया था। मॉडम एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन का काम करता है। क्लाइंट की जगह पर रहता है, क्लाइंट का मतलब होता है यहाँ पर जो अपन एक्सेस कर रहे हैं। तो वेब पेजेस जो होते हैं वो सर्वर पर स्टोर रहते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। राउटर की बात करें तो 3 लेयर का ये डिवाइस होता है जो 3 लेयर पे काम करता है, इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ऑप्शंस इस वजह से डाले जाते हैं। देखिए, मान लीजिए एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो वो ऑप्शन कहाँ से देखता है, तो वो क्या पढ़ रहा होता है उसी से रिलेटेड अपन को ऑप्शंस देखने को मिलते हैं और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं, इससे एक प्रीवियस ईयर से आइडिया लगा सकते हैं। इसलिए अपन यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ा है, वो आप करके और मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट रहने वाला है। तो अपन ने सॉल्व किया इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट 2013 के पेपर का। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस तरीके के और वीडियोस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।